स्क्रीन विजुअल है भाई, एक बार क्लियर करो सब लोग। यस सर। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी। अब आप हेडिंग डाल दो रिएक्शन विद मैटर। ठीक है, थोड़ी सी रिएक्शन बची, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। रिएक्शन विद मैटर पूरा चैप्टर ही अपना फिनिश हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया, अभी 10 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट मैक्सिमम। रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, मेटल से रिएक्शन करेंगे तो हमें देखना है कि हम लोग कैसे हेलोजन हेलोजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर उनकी अगर रिएक्शन हम लोग मेटल से कराएंगे, फॉर्मेशन सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हेलोजन हेलोजन की रिएक्शन कराएंगे मेटल से, देखेंगे फिर किसका फॉर्मेशन होगा। तो तुम्हें पता है, मुझे पता है कि अगर आपने क्या करा, कोई भी हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन लिया, और अगर आप उसकी रिएक्शन Mg से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास RMgX का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे आप रीजन से जानते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन, और ग्रिग्नार्ड रीजन जो है वो एक तुम्हारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्यों भाई, जहां पे कोई तुम्हारा ऑर्गेनिक ग्रुप किसी मेटल से अटैच्ड हो उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तुम लोगों में थोड़ी सी ऑर्गेनोमेटेलिक है भी, आई डोंट नो तुमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बट हाँ कुछ टॉपिक है, तो ध्यान रखना ऑर्गेनिक में ही। अगर कोई तुम्हारा ऑर्गेनिक ग्रुप किसी मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे स्लाइड में लिख लो सो दैट तुम्हें याद रहे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन, बताइए तुम्हें। अब तुम क्या करोगे, अगर तुमने बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन किसी भी जनरली RMgX की रिएक्शन अगर मान लो हमने सॉल्वेंट वाटर से करा दी, वाटर को ऐसे लिख लो HOH। ठीक है, इसे तोड़ोगे तो H पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, तुम्हें पता है। और अगर बेटा इसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ध्यान रखना। तो मेटल पे कभी निगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। इनफैक्ट हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव बनाता है, क्या हाइड्रोजन निगेटिव बनाता है, क्यों बेटा बताना। तुम लोगों ने कभी हाइड्रोजन को निगेटिव चार्ज बनाते हुए देखा है, मानसी, अक्षिका, बताओ बेटा, हेमंत, नो सर। देखा होगा, ध्यान नहीं होगा। मेटल हाइड्राइड्स, जैसे अगर तुम हाइड्रोजन की रिएक्शन या फिर हाइड्रोजन और मेटल का कंपाउंड देख लो, जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड, तो इसमें होता क्या है, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन जो सोडियम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, उस केस में इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन कब, जब हाइड्रोजन तुम्हारा मेटल से कनेक्ट हो, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही जितने मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। दैट मीन Mg पे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, R पे क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। तो आप भी नहीं आए क्या आज, तो आप एरी ये लोग नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, मे भी एग्जाम है तो शायद लग रहा हो कोई चैप्टर अपने आप से कर लेंगे। ठीक है, देखो तो क्या होगा, H पॉजिटिव आ गया, इससे जुड़ जाएगा, ये इसके साथ निकल जाएगा, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी तुम्हारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और निकलेगा क्या, निकलेगा Mg। Mg से देखो X तो पहले ही जुड़ा हुआ था, उससे आके क्या जुड़ जाएगा, OH और जुड़ जाएगा, बेस प्रोडक्ट में तुम्हारा ये निकलेगा। ठीक है, बस सिंपल सी रिएक्शन है। ऐसे मान लो हमने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल RX है, RX इसकी रिएक्शन अगर हमने क्या करा, Na, और हमने XR फिर से करा दी, ठीक है, और ऐसे रिएक्ट करा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो पता है ये कौन सी रिएक्शन है, बताना जरा। यहाँ से तुम्हारे पास 2NX निकल जाएगा और RR आपस में जुड़ जाएंगे, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, R R, और प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 2NaX, यहाँ पे कर लो। कौन सी रिएक्शन है भाई ये, वुड्स रिएक्शन। गुड गुड, ठीक है। तो बस यही थी हमारी हेलो एल्केन की जितनी भी रिएक्शन थी वो यही थी। अब आप हेडिंग डाल दो रिएक्शन ऑफ हेलो एरीज। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीज, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीज, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीज। ठीक है, अब हेलो एरीज जो होती हैं, अगर तुमसे बोले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर भी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, NSR पढ़ेंगे। इसका मतलब अगर मैं लिख दूं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करें तो मुझे बताओ, अगर हेलो एल्केन और हेलो एरीन में बात करें तो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो तुम्हें अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा? हेलो एल्केन की हेलो एरीन बताओ। देखो, जो तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड होते हैं या फिर कह दो एल्काइल एराइल हैलाइड, सॉरी, जो तुम्हारे पास एराइल हैलाइड होते हैं, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एनएसआर। रीजन बता सकता है कोई? टुवर्ड्स एनएसआर, जो तुम्हारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो एराइल हैलाइड जो है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स एनएसआर। क्यों ऐसा बता सकते हो बेटा? क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, पता है किसी को? देखो, कई सारे इसके रीजन है। पहला तो बेटा इसका है रिजोनेंस इफेक्ट। पहला रीजन क्या है? रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट, मुझे बताओ रिजोनेंस इफेक्ट से क्या फर्क पड़ेगा एनएसआर के कम होने में? बताओ। देखो, जैसे मान लो अपने पास एक मॉलिक्यूल है हेलो एरीन का Cl, और इस पे बेंजीन, क्लोरो बेंजीन आप बोल सकते हो, ठीक है, या पैरा क्लोरो बेंजीन, जो भी बताओ। अब रिजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है कि तुम्हें पता है क्लोरीन के पास मतलब कितने लोन पेयर होते हैं? 3। अगर क्या करेगा ये, अपने किसी भी लोन पेयर से अगर यहाँ पे चाहे अटैक करना, देखो कॉन्जुगेशन जहां पे होगा रिजोनेंस वहीं पे होगा। हमने तुम्हें हाइड्रोकार्बन में बहुत चीख चीख के ये बात बताई है जब हम लोगों ने जीओसी पढ़ी, ध्यान है? तो अगर यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, मतलब अगर ये डबल बॉन्ड आएगा तो ये निकल के इस पे आ सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। और कॉन्जुगेशन पॉसिबल है का क्या मतलब है कि बेटा यहाँ पे क्या होगा? Cl डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे, ये वाला बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। अब तुम खुद ही बताओ, अगर कहीं पे तुम्हारे पास RX लिखा है, RX, और कहीं पे तुम्हारे पास ऐसे बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उससे डबल बॉन्ड X लिखा है, तो तुम कौन से बॉन्ड को आसानी से तोड़ लोगे? RX के बॉन्ड को कि इस वाले बॉन्ड को? ऑब्वियसली बात, ये वाला बॉन्ड तुम्हारा इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसे तुम नहीं ब्रेक कर सकते हो कि उसके अंदर एक क्या है, एक तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड है, एक क्या है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पे क्या, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। वैसे पाई बॉन्ड जो है वीक होता है सिग्मा से, लेकिन दो है ना, एक सिग्मा एक पाई, तो ओवरऑल तो इनका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा क्या, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी ज्यादा ही हो जाएगी, है ना? यहाँ पे एक ही सिग्मा तोड़ना है, यहाँ पे एक सिग्मा तो तोड़ना ही है, तो साथ में पाई भी तोड़ना है, तो ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तो ये रीजन है कि तुम्हारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एराइल हैलाइड कम देते हैं, ठीक है? दूसरा कोई रीजन बता सकता है बेटा? पहला रीजन तो हमने बता दिया, किसी को पता है सेकेंड रीजन क्या है? कि न्यूक्लियोफिलिक जो तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एराइल हैलाइड कम देते हैं, या फिर क्या तो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पता है किसी को? हेमंत बताओ बेटा। देखो, जो तुम्हारा कार्बोकेटायन बनता है बेंजाइन रिंग के ऊपर वो अनस्टेबल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लो इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन। एक ये दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कि जो तुम्हारे ऊपर बेंजीन, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है? मान लो तुमने क्या करा, इसे हीट किया, और हीट करके क्या करा तुमने, यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लोरीन को एज अ लीविंग ग्रुप निकाल दिया, Cl को एज अ Cl नेगेटिव तुमने यहाँ पे अगर निकाल भी दिया, तो इस केस में होगा क्या? उस केस में बेटा इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और हमें पता है कि जो बेंजीन पे कार्बोकेटायन मतलब फिनाइल कार्बोकेटायन, वो तुम्हारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल मॉलिक्यूल ही नहीं है, ठीक है? तो ये रिएक्शन बेटा होगी ही नहीं, समझ गए? बताओ तीसरी बात, बताओ तीसरी बात क्या है? तीसरा बता सकता है कोई पॉइंट? क्यों बेटा बताओ? पोलैरिटी। पोलैरिटी। देखो, पोलैरिटी भी एक रीजन है, या फिर हम कह सकते हैं रिपल्सन, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने हेलो एरीन जैसे मॉलिक्यूल ले ले, क्लोरीन ले लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है? तो हेलो एरीन मॉलिक्यूल पे अगर तुम न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना चाहो, अगर तुम क्या करो, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना चाहो, तो क्या होगा बताओ? क्योंकि तुम्हारे पास जो मॉलिक्यूल है बेंजीन है, उस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। देखो, अगर हम यहाँ पे बॉन्ड बना दें, तो इधर देखो, तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा, और न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, निगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होगा, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा,
उस वजह से क्या होता है, इसलिए भी तुम्हारे पास जो हेलो एरीन होते हैं वो एनएसआर को नहीं शो करते, या कह दो कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द एनएसआर। समझे? भाई मतलब बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तीन चीजें हैं देखो। पहला क्या कि जो तुम्हारा रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के बाद क्या आता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है क्लोरीन के, मतलब जो भी लिविंग ग्रुप है उसके और बेंजीन के बीच में, तो तुम डबल बॉन्ड को आसानी से तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए एक तो दिक्कत आ रही है। दूसरी बात क्या, यहाँ पे जो फिनाइल का कार्बोकेटाइन बनेगा वो अनस्टेबल होता है। तीसरी बात क्या, क्योंकि बेंजीन खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से रिपल्सन फील करेगा। ठीक है, तो ये तीन ऐसे कारण जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एनएसआर शो नहीं कर पाते हैं जनरली। ठीक है, अच्छा चलो। लेकिन बात यह है कि हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग तो रिएक्शन करा देते हैं ना, तो रिएक्शन अगर होगी तो कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप से रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम लिख दें रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेसमेंट कराना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास क्या क्लोरीन है, ठीक है, और मान लो हमने क्या करा, इसकी रिएक्शन NaOH से करा दी, फॉर एग्जांपल NaOH, ठीक है, और हमने क्या करा, टेम्परेचर ले लिया 2 केल्विन, ठीक है, और हमने क्या करा इसे, फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, प्रोटॉन दे दिया, तो बताओ क्या तुम्हारा फिनॉल का फॉर्मेशन होगा? एक और रिएक्शन लिख रहा है, सेम रिएक्शन करा दो। क्या करो, टेम्परेचर भी इतना ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा। हमने क्या करा, NaOH लिख लिया, NaOH, और हमने टेम्परेचर ले लिया 473 केल्विन, और हमने क्या करा, प्रोटॉन दे दिया। अब बताओ दोनों में से किस रिएक्शन में फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा? बताओ बेटा। सेकंड में। देखो सेकेंड वाली रिएक्शन में फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखो हमें अभी अभी पता चला, हमने तुम्हें क्या बताया, हमने अभी बताया कि न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा अटैक नहीं कर सकता बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्या है, एक तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है जिसका नाम खुद ही क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो OH नेगेटिव को अगर तुम यहाँ पे अटैक कराना चाहोगे तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भैया कैसे कर सकता है बताओ, नहीं कर सकता। यहाँ पे क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे तुमने कैसा ग्रुप लगा रखा है, तुमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, तो ये कर क्या रहा है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब ये NO2 बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। जब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आराम से इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये वाली रिएक्शन में तो आसानी से OH बन जाएगा। अगर तुम इसमें रिएक्शन इसी कंडीशन में कराना चाहोगे, अगर टेम्परेचर भी यहाँ से हटा दें, फॉर एग्जांपल मान लो सिर्फ हम इतना ले लें और हम कहें इसे नॉर्मल हीट कर रहे हैं और तुम्हें बना दो फिनॉल, तो फिनॉल नहीं बनेगा, ध्यान रखना। फिनॉल को अगर तुम्हें बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ेगा। मतलब कितना लिखा था हमने लिखा था 623 केल्विन के आसपास, और तुम्हें बहुत हाई प्रेशर करना पड़ेगा, हाई प्रेशर, तब जाके तुम्हारे फिनॉल का फॉर्मेशन हो पाएगा, अगर तुम ऐसा करना चाहे तो। अदरवाइज OH नेगेटिव की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेंजीन पे अटैक कर पाए। समझे हमने क्या बोला? दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, देखो जरा। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बेटा, 623 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 473। बहुत मेजर डिफरेंस है टेम्परेचर में। यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, देख रहे हो, हाई प्रेशर, यहाँ पे कोई प्रेशर लिए, सिर्फ NH का मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, OH नेगेटिव उठा लिया, ठीक है, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव क्या, न्यूक्लियोफाइल, उसने अटैक करा। बट कब करा, जब टेम्परेचर तुमने बहुत बढ़ा दिया, प्रेशर तुमने बहुत बढ़ा दिया, तब तुम्हारे फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे क्या ऐसा कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। कहने का मतलब अगर तुम्हें बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो तुम्हें बेंजीन से क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब तुम्हें बेंजीन से एक ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा जो बेंजीन की से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ क्या करे, खींचे। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करे, इलेक्ट्रॉन को पकड़ अपनी तरफ खींचेगा, तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम, और रिएक्शन जो है वो आसानी से हो जाएगी। क्लियर है बेटा इतना? समझ में आई रिएक्शन क्या कह रहे हैं? बताओ बेटा। यस यस। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों डिफरेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन हुई है बस तब हुई है जब तुम्हें धक्का लगाना पड़ा। धक्का मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा, कंडीशन क्रिएट करनी पड़ी ना, कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा करा, प्रेशर बहुत ज्यादा करा, बन तो गया फिनॉल, लेकिन कई सारी कंडीशंस के बाद, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ, बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम और रिएक्शन देते हैं, करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, Cl, ठीक है, और एक NO2 मैंने लगा दिया यहाँ पे, एक NO2 मैंने लगा दिया यहाँ पे,
और इसकी रिएक्शन कह रहे हैं करा दो NaOH से और करा दो 368 केल्विन पे, ठीक है। और दूसरा मीडियम क्या है, प्रोटॉन, मतलब एसिडिक मीडियम ले रहे हैं बेसिकली, बात ये है, ठीक है। तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। और मान लो हम क्या करें, Cl अब तुम्हें एक चीज समझाते हैं। पहले बताओ ये वाली रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, पहली वाली रिएक्शन होगी बेटा। यस देखो ऑब्वियसली बात है, दो दो तुमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तुमने यहाँ पे लगा रखा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तुमने यहाँ पे लगा रखा है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर कम कर देंगे, और टेम्परेचर भी अच्छा खासा है। देखो इससे तो कम ही है, इससे कम क्यों है, क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी तो दो लगा रखे हैं, तो टेम्परेचर और कम कर देंगे। देखो अगर तुमने चीजों को समझा तो हमने तुमसे क्या बोला, कॉमन सेंस से क्वेश्चन लगा लोगे। जैसे अब यहाँ पे टेम्परेचर कम है, मान लो हमें चार ऑप्शन दिए होते, मान लो कि एक तुम्हें दिया होता 473 केल्विन, एक तुम्हें दिए होते ऑप्शन में, ठीक है, और एक तुम्हें दे रखा होता 623 केल्विन, और तुम्हें ये तीन रिएक्शन दी होती, तुमसे पूछता कि बताओ कौन सा टेम्परेचर किस रिएक्शन में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आएगा नहीं, मान लो समझ लो, तो तुम दिमाग लगा सकते थे कि देखो यार यहाँ पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा नहीं है तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन पे कराना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसके लिए टेम्परेचर सबसे ज्यादा यूज करना पड़ेगा। सोच के देखो, कॉमन सेंस से क्वेश्चन लग रहा है तुम्हारा। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, अगर हम टेम्परेचर कम भी ले लें, है ना, तो हमारा काम चल जाएगा। इसमें क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन लगा रखे हैं, तो इसमें तो इतनी टेम्परेचर जरूरत ही नहीं, तो इस वाले टेम्परेचर पे भी तो वही हम तुमसे बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक के जो बेटा क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस से लगेंगे 70%, ध्यान रखना। चलो है, तो अब मुझे बताओ ये वाली जो रिएक्शन है, क्या इसके लिए हमें किसी भी तरीके के टेम्परेचर को देने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि यार तुमने यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे हैं, एक ये हो गया बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये हो गया तुम्हारे पास तीसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब तुमने तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे हैं, तो अगर तुमने वार्म H2O भी दे दिया ना, वार्म H2O मतलब तुमने सिर्फ गर्म पानी दिया, बस टेम्परेचर कुछ बढ़ाया ही नहीं, हीट करे ही नहीं उस मॉलिक्यूल को, तब भी बेटा तुम्हारे यहाँ पे पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या लग जाएगा, NO2, एक NO2 यहाँ पे आ जाएगा और एक NO2 आ जाएगा यहाँ पे। अगर तुमसे कोई रीजन पूछे कि भैया जो तुमने पिक्रिक एसिड बनाया है, पिक्रिक एसिड जो आपने बनाया है तो वो क्यों बन गया, तो वहां पे हमें टेम्परेचर क्यों नहीं देना पड़ा, सीधा सा एग्जांपल हमें पता है, सीधा सा फंडा में मालूम है कि यहाँ पे बेटा तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे हैं हमने, तो अगर हमने तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे हैं दैट मीन क्या, दैट मीन कि सीधी सी बात है हमें वहां पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भैया ऑलरेडी जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुकी है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो न्यूक्लियोफाइल तो आसान से अटैक कर ही देगा वहां पे। ये है कॉन्सेप्ट। बताओ यार समझ में आई बात, तुम क्या कह रहे हैं। यस सर बहुत सिंपल सी बात है। देखो अब देखो हो सकता आई डोंट नो इसमें तो क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, बट तुम्हारे माइंड में इससे क्वेश्चन याद आएगा, ऑब्वियस सी बात, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ना आए या ऐसा ना आए, बट इस टाइप से तुम क्वेश्चन को इमेजिन तो कर सकते हो। ऑर्गेनिक जो लगेगी इमेजिनेशन से लगेगी, तो सोचना पड़ेगा कहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी बेंजीन, बताना बेटा। होगी, आराम से होगी, क्योंकि बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है ना, तो ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिच वाले पे क्या करेगा, अटैक कर लेगा, या कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच वाला क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे तो तुम्हारे जो हेलोजन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, बट एट द सेम टाइम हेलोजन्स जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ध्यान रखना। जितने भी आपके पास हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स, ठीक है, वो तुम्हारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा, ध्यान रखना। जितने भी अपने पास हेलोजन्स हैं वो कैसे होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। इसका मतलब क्लियरली क्या है, अच्छा ये क्यों होगा, ये कभी सोचा है, आप मॉलिक्यूल को रिजोनेंस करा के देख लो। देखो अगर तुमने क्या करा, क्लोरीन उठाया फॉर एग्जांपल, क्लोरोबेंजीन, है ना, तो तुम्हें पता है इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, सेम टाइम पे इधर आ जाएगा, तो इसकी एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, कौन सी, Cl डबल बॉन्ड, ठीक है।
और ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इस पे आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया निगेटिव। तो देखो ये कौन सी पोजीशन क्रिएट हुई, पहले तो जिन बच्चों, पहले तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो फालतू की बात है, बट हाँ फिर भी देख लो एक बार। ये तो ऐसा लगता है 11th का बैच पढ़ा रहे हैं तो बोले। देखो यहाँ पे हो गया बेटा कौन सा, ये पैरा, पैरा के सामने वाली पैरा, ऑर्थो, ऑर्थो के सामने वाली ऑर्थो, मेटा, मेटा के सामने वाली मेटा। बट ये आर्बिटरी है, ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी बेंजीन के, ठीक है। हम ऐसे देख रहे हैं तो इस तरीके से, नहीं तो पैरा ये भी हो सकती है, पैरा ये भी हो सकती है, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं यार, ये ओरिएंटेशन के ऊपर है। ऐसे अगर बना हुआ है तो हमने ये बोल दिया पैरा, क्या ये पैरा नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है, ये हेक्सागोनल है, कहीं से भी देख सकते हैं हम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, फिर क्या होगा, एक तो ऑर्थो पे देखो नेगेटिव आया, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे, अगर इलेक्ट्रोफाइल का तुम अटैक करा दोगे बेटा, यहीं भी तो अटैक करेगा, तो ऑर्थो पे अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी बात, अगर हम इसका रिजोनेंस करा दें फर्दर, तो ये यहाँ पे, ये निकल कहाँ पे आ जाएगा, इधर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे एक और बेटा रिंग का फॉर्मेशन होगा, Cl, ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड, एंड देन, ठीक है। तो ये इधर आ गया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, ठीक है। सेम अगर हम क्या चाहते हैं, इसे हम फिर से अटैक करा दें, ये निकाल कहाँ पहुंचा दे, यहाँ पहुंचा दे, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये निकल के इधर आ गया, यहाँ पे निगेटिव साइन, और ये डबल बॉन्ड Cl इस पे क्या आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब, जो अब वैसे तो आगे फिर से रिएक्शन होगी, तो वैसे पूरा कर ही देते हैं, नहीं सोचना कि यहीं रुक जाएगा, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वापस इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, देन उसके बाद फिर से सिंगल बॉन्ड, एंड देन ये बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड। तो हमें इससे मतलब ही नहीं है। देखो अगर यहाँ पे तुमने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराया या इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराया, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा। इधर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराओगे तो वो यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे तो क्या करेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा। कौन कौन सी पोजिशन ऑक्युपाई कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो एंड पैरा, सिर्फ दो पैरा और एक ऑर्थो, ठीक है। सॉरी, दो ऑर्थो और एक पैरा, क्योंकि एक पैरा तो ऑलरेडी क्लोरीन लगा हुआ है। तो यही हम पे बता रहे थे कि हेलोजन जो होते हैं जनरली क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने कभी भी तुमने एरोमेटिक कंपाउंड का या फिर कह दो हेलो एरीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई, तो वो हमेशा दो ही प्रोडक्ट देंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा वाला। और ऐसा बाय रिएक्शन मैकेनिज्म देखा गया कि जो पैरा वाले होते हैं इन सम केस ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ईल्ड उनकी ज्यादा बनती है, 70% पैरा वाले बनते हैं, 30% कौन से ऑर्थो वाले बनते हैं, ठीक है। ध्यान रखना। तो इसके अंदर कई सारी रिएक्शन तुमने पढ़ी रखी है। पहली कौन सी होती है बेटा, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में तो आंख बंद करके, आंख नाक मुंह सब बंद करके सीधे चुपचाप से क्या करना है तुम्हें, ऑर्थो एंड पैरा बना देना, ठीक है। मान लो हमने क्या करा, क्लोरोबेंजीन उठाया, और क्लोरोबेंजीन के हम कह रहे हैं बेटा क्या करो, Cl2 से रिएक्शन कराओ, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ पे एनहाइड्रस FeCl3 ले लिया, एनहाइड्रस FeCl3, तो सीधी सी बात है, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक कौन सा ऑर्थो और एक कौन सा पैरा वाला। एक बन गया ऑर्थो प्लस एक बन गया पैरा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो मेजर हो जाएगा या माइनर हो जाएगा, तो पता ही है, ठीक है, मेजर एंड माइनर। ऐसे अगर हम क्या नाइट्रेशन इसका करा दो, ठीक है, तो तुम इसका बेटा क्या कर सकते हो, नाइट्रेशन भी करा सकते हो। नाइट्रेशन में किससे रिएक्शन कराते हैं, क्यों बेटा बताना। अगर तुम्हें नाइट्रेशन कराना है हेलो एल्केन हेलो एरीन का, तो अगर तुम्हें मान लो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराना है, तो इसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप, बताओ। नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक, देखो एक तो हम क्या करते हैं, कॉन्क H2SO4 लेते हैं प्लस नाइट्रिक एसिड लेते हैं, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कॉन्क HNO3 भी लेंगे, और इन दोनों का मिक्सचर तुम्हें क्या दे देगा, NO2 दे देगा, समझे। तो ध्यान रखना, सिर्फ नाइट्रिक एसिड नहीं लेते हैं हम लोग, इसमें कॉन्क H2SO4 के मिक्सचर को भी एसिडिक मीडियम में लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वही दोनों बनेंगे, एक तो कौन सा पैरा वाला, एक कौन सा ऑर्थो वाला, मतलब एक यहाँ पे आके NO2 लग जाएगा, ठीक है, और एक आके लग जाएगा बेटा यहाँ, ठीक है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, जनरली ये मेजर होता है। मेजर का मतलब यार ये होता है कि ये ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, बस इतनी सी बात है। ये माइनर होता है, ठीक है, इतना माइनर भी नहीं होता, बट हाँ ठीक। चलो, अगर हम तुमसे कहें कि बताओ बेटा इसमें सल्फोनेशन कराना है, अगर हम कहें इसमें सल्फोनेशन कराओ, सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन का मतलब फॉर एग्जांपल हम यही रिएक्शन उठा लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन है, तो बड़ा सल्फोनेशन कराने के लिए क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, H2SO4। कॉन्क H2SO4 नहीं, कॉन्क H2SO4। देखो डाइल्यूटेड में और कॉन्क में डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिर्फ H2SO4 नहीं, कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, मॉलिक्यूल को हीट करेंगे, होगा क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक वही SO3H यहाँ पे आके लग जाएगा,
और एक तुम्हारे पास क्या होगा, SO3 जाके पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अगेन वही वाली बात है, ये तुम्हारे पास मेजर होगा, ये तुम्हारे पास माइनर। ठीक है, इसके बाद तुमने एक और रिएक्शन पढ़ रखी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर बात करें, देखो बेटा दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास एल्काइलेशन होगा, एक तो हमारे पास एसाइलेशन। ठीक है, एक हो जाएगा एल्काइलेशन, एक हो जाएगा एसाइलेशन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है बेटा बताना, अगर तुम क्या करो, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन या फिर ब्रोमोबेंजीन की, ऑब्वियस सी बात है, हेलोएरिन की बात हो रही है, अगर तुमने एल्काइल क्लोराइड से करा दी, एल्काइल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, हेलो एल्केन यार। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या होगा तुम्हारे पास, ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटाउलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक ऑर्थोक्लोरोटाउलिन बन जाएगा, एक पैराक्लोरोटाउलिन, ये पैरा बन गया, और एक और बना दो ऑर्थो वाला। ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग एल्काइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन में क्या होता है बता सकता है कोई, एसाइलेशन रिएक्शन क्या है बेटा, बताओ भाई, याद ही नहीं आ रही है। देखो, अगर तुमने क्या करा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, यहाँ पे एक लकीर ऐसे खींच, ठीक है, अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से करा दी, एसाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। जैसे ये एल्काइल क्लोराइड है, ऐसे ये एसाइल क्लोराइड है, या फिर एसिड क्लोराइड याद कर लो। देखो RC डबल बॉन्ड O OH, ये क्या एसिड होता है, अगर इसके OH को Cl से रिप्लेस कर दो, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O Cl। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एसिड क्लोराइड। ठीक, तो अगर तुमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl, एनहाइड्रस AlCl, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, एक तो इस वाली पोजीशन पे आके C डबल बॉन्ड O CH3 लग जाएगा। ठीक है, प्लस एक क्या हो जाएगा, Cl तो यहीं रहेगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ। ठीक है, तो ये रिएक्शन है बेटा, ये तुम्हारी रिएक्शन है, बस खत्म बात। बस और कुछ है नहीं भाई, ये फिटिंग और वुड्स फिटिंग पहले बता चुके हैं रिएक्शन विद मेटल वगैरह में। ठीक है, चलो ये तुम्हारा पूरा फिनिश हो गया चैप्टर, पैरेलटी हमने तुम्हें समझाई दी थी। अब मुझे तुम बताओ ईमानदारी से, जब तुम केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाते हो तो कौन सा ऐसा पार्ट है जहां से क्वेश्चन तुमसे नहीं लगते, सही से बताना, एकदम सही से ईमानदारी से बताओ। इनऑर्गेनिक, फिजिकल या ऑर्गेनिक, बताओ। ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया, ठीक है, इसका रिएक्शन विद मेटल है, उसमें वही तुम्हारे पास बोल फिटिक रिएक्शन है ना, तो वो पड़ी हुई है तुम्हारी। बताओ जल्दी से, अगर तुम केमिस्ट्री में क्वेश्चन लेके बेटा बैठते हो तो ईमानदारी से बताओ कौन से क्वेश्चन तुमसे नहीं लगते, कहाँ से नहीं लगते। फिजिकल के क्वेश्चन लग जाते हैं बेटा, तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली है, क्यों Yes, sir. पढ़ ली, क्वेश्चन लगा लिए इलेक्ट्रो के। Yes, sir. चलो हम तुम्हें क्वेश्चन कराते हैं इलेक्ट्रो के, ठीक है। ओके अर्पणा, अभी देखते हैं, हमने तो इलेक्ट्रो तुम्हें नहीं पढ़ाई है। बट ये है कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं बढ़िया बढ़िया, रिसेंट वाले, ठीक है। बस एक मिनट देना। क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन आपको बेटा दे रखा है, इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रो, अब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रो के क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रो पढ़ लेंगे अगर टाइम मिला तो, ठीक है। क्योंकि आई थिंक मंडे को भी मेरी क्लास होगी ना, हाँ, तो मंडे को इलेक्ट्रो कर लेंगे, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन क्या है तुम्हें, गिवन कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है ना, तुम्हें कुछ तो गिवन है, देख लो जरा। गिवन कह रहा है कि CO3 प्लस क्या कर रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है CO2 प्लस में, ठीक है।
और इसके लिए तुम्हें ई नॉट की वैल्यू दे रखी, ऑब्वियस सी बात है, ई नॉट आ रही है, मत पूछना ई नॉट कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग रिडक्शन की ही वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और तुम्हें बेटा Pb+4, Pb4+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Pb+2 में। और इसके लिए तुम्हारे पास जो ई नॉट की वैल्यू कितनी है, वो है 1.67 वोल्ट। ऐसे ही यार Ce4+ जो है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है Ce3+ में, Ce3+ में। इसके लिए आपको यार ई नॉट की वैल्यू दे रखा है प्लस का 1.61 वोल्ट। अगेन तुम्हें क्या दे रखा है कि Bi जो है बिस्मथ 3+, Bi3+, वो क्या कर रहा है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करके, मतलब एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है बिस्मथ सॉलिड में। और इसके लिए तुम्हें ई नॉट आर कितना दे रखा है, इसके लिए तुम्हें ई नॉट आर दे रखा है प्लस का 0.20 वोल्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2019 मेंस 12 अप्रैल को पूछा गया है, तो 12 अप्रैल है, 12 अप्रैल को फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है, चेक कर लेना। अच्छा ठीक है, ऑप्शन जरा देखो, Ce4+, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। मोरल तुम्हारा डाउन करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है, तुमने जो पढ़ा है उसका यूज करो, बस तुम्हें अगर छोटी सी हिंट्स मिलेगी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आंसर है इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है। और मान लो अगर एक पॉइंट को तुम्हें टफ लगा अभी, तो उसके लिए हम बैठे हैं, Bi3+, बताओ बेटा। सब लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले तो मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है उनका ई नॉट आर क्या है, निगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। और इन हाइड्रोजन के नीचे जितने भी है उनका ई नॉट आर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इतनी बात पता तो इतना तो बहुत ही तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताओ बेटा क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा हुआ है या क्या करो रेडिएशन बेटा, पूछा क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछा गया, अच्छा हाँ यार क्वेश्चन दे दो, हम ज्यादा एक्साइटेड तुम लोग के एग्जाम के लिए। इसके आगे यहाँ पे लिख रहे हैं क्या पूछा है, कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज विल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, will increases in the oxidizing power of the species will increases in the order। बताओ इसका क्या आंसर होगा सही। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज विल increases in the order। हैरी का आंसर आ गया। हैरी तुम कब आए यार? सर अभी। अच्छा ठीक है, सही टाइम पे आओ। हेलोकेन हेरोइन वाला हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं और मंडे को कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट उसके रिवाइज करा देंगे, ठीक है। मानसी एरी का आंसर आ चुका है, दोनों का ही आंसर गलत है। एक बच्चे का और आ गया। हेमंत का आंसर आ चुका है, मानसी एरी हेमंत तीनों का आंसर गलत है। अक्षिका का आंसर ठीक है। यार देखो पहले तो एक चीज माइंड में समझ लो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर वो Pb2+ से Pb+4 में जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है
मतलब जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, मतलब उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे या फिर वो रिड्यूसिंग पावर बोली जाएगी। और जो एलिमेंट क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, उसे क्या बोलेंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर बोली जाएगी। ठीक है, इतनी मैं सबको पता है। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो हम बता दें कि अगर तुम्हारा ई नॉट आर, अगर बेटा तुम्हारे पास ये फॉर्मूला लिख लेना कहीं पे, ई नॉट आर अगर तुम्हारे पास ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, कम होगी। ये फॉर्मूले को कहीं पे नोट कर लो तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो है फटाफट लगते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि ई नॉट आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑक्सीडाइजिंग पावर के, और जो तुम्हारे पास ई नॉट आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिड्यूसिंग पावर के। ये दिमाग में बात डाल लो। अब देख लो क्या आंसर सर होगा। बट आपने क्वेश्चन में ई नोट दिया हुआ है। क्या कर रहे हो, क्या करो बेटा। क्वेश्चन में आपने ई नोट दिया हुआ है। हमने क्वेश्चन जब लिखा था तभी हमने बोल दिया था बेटा कि ई नॉट का मतलब ई नॉट आर, क्योंकि हम लोग जब भी क्वेश्चन में या तो तुम्हें कोई वैल्यू दी है या तुम लिख रहे हो तो वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम लोग लेते ही नहीं है। तो हमने जब क्वेश्चन लिखा था तभी ये बात हमने मेंशन कर दी थी कि क्वेश्चन में अगर लिख के नहीं भी आएगा तब भी हम ई नॉट आर ही मानेंगे। आई थिंक तुमने हमने जब क्वेश्चन लिखा तब तुमने शायद देखा नहीं था। ठीक है, ये सारी वैल्यू ई नॉट आर की ही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ई नॉट आर सबसे ज्यादा किसका है देख लो, तो ई नॉट आर सबसे ज्यादा है इस वाले का। ठीक है, तो ई नॉट आर जब से सबसे ज्यादा जिसका होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है बीई का देख लो क्या है, सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, बी का आ रहा है सबसे ज्यादा इस वाले में, इस वाले में आ रहा है। नहीं, क्या पूछा, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछिए ना। तो गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, एक सेकंड रुकना बेटा। सर फर्स्ट आएगा पहले। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ये तो रिड्यूसिंग पावर थी, हाँ सही, हम ही कंफ्यूज हो गए थे। सो एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, देखो ई नॉट आर का मतलब रिड्यूसिंग पावर दे रखी है ना, तो रिड्यूसिंग पावर जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, ई नॉट आर सबसे ज्यादा होगा। फिर एक जो है एक सेकंड को कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने क्वेश्चन, प्लस 1.8 1.6 1.61 0 अच्छा हाँ 0 है यार, हम भी क्या देख रहे हैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। देखो यार, तो इसका ई नॉट आर सबसे कम है किसका, इसका। अगर इसका ई नॉट आर सबसे कम है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ अब सही आंसर तुम लोगों का। ठीक है, बी होगा, सही है। ठीक है, CO3+ देख लो कहाँ है, CO3+ का कितना दे रखा, 1.81, तो ई नॉट आर इसका क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और BI का क्योंकि ई नॉट आर सबसे कम है तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये देख लो बस, सीधी सी बात है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, ई नॉट आर सबसे ज्यादा किसका है, इसका, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगा। और इसका CO3+ का सिर्फ इसी में है, इसमें भी है, इसमें चेक कर लो। बट इसमें BI3+ का सेकंड नंबर पे, जबकि BI3+ का लास्ट में होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एंड दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे जेई मेंस में तो अलग तरीके से पूछा गया, हम तुम्हें थोड़ा अलग तरीके से देंगे। ठीक है, तुम अगर अप्रोच कर पाओगे तो तुम्हारा आंसर थोड़ा सा सही होगा। गिवन दैट क्या है, ई नॉट O2 से H2O बन रहा है, O2 से H2O कितना, प्लस का 1.23 वोल्ट। ठीक है, और तुम्हारे पास दे रखा है बेटा ई नॉट SO4 2 नेगेटिव से H2O8 2 नेगेटिव इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2.05 वोल्ट। ठीक है, और ई नॉट में दे रखा है बेटा BR2 से BR नेगेटिव, ये तुम्हें दे रखा है 1.09 वोल्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ई नॉट AU3+ से दे रखा है, AU, ठीक है, प्लस का 1.4 वोल्ट। कह रहा है द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे 2019 में आया है मेंस में, 8 अप्रैल वाला जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ले लो। लेकिन इसमें हमने थोड़ा चेंज किया, उन्होंने अलग तरीके से दिया था, हमने थोड़ा सा चेंज किया है बस। तो तुम बताओ आंसर क्या होगा। बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करो जो अभी तुमने क्वेश्चन लगाया है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से लगाओ, सही लग जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। ये BR2 लिखा है। ठीक है, दिस इज BR2।
द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है, ठीक है, बताओ। भाई दो आंसर, दो सब लोग इसका आंसर आने लग गया। एरी का आंसर आ गया, और लोग बताओ बेटा। हेमंत का आंसर आ गया। हेमंत ने आंसर बदल दिया अपना। हेमंत और एरी का आंसर आ गया। और बताओ बेटा, अर्पणा बताओ, अक्षिका, अर्पणा, मानसी बताओ बेटा। देखो यार, शायद तूने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। एरी, अभी हमने पीछे तुमसे क्या बोला था? अगर वैल्यू दी है तब भी और वैल्यू नहीं दी है तब भी हमें वैल्यू किसकी माननी है? ई नॉट आर, क्योंकि हम लोग जनरली हमेशा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड मान रखा है ना, तो हम लोग ई नॉट आर ही लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही हमेशा ली जाती है। बहुत ध्यान सुनना। अब तुमने क्या देखा कि इसका जो है, इसका ई नॉट आर जो है बेटा, ई नॉट आर वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो तुमने कह दिया कि सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जबकि ये गलत है, समझे। हालांकि तुम्हारे पेपर में जो तुमने आंसर दिया वही बताया गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं था। उसमें ऑप्शन पता क्या था? उसमें ऑप्शन ये था, देखो हम बताते हैं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें तो ऑप्शन यार ये दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था कि भैया ई नॉट H2O8 टू निगेटिव से SO4 टू निगेटिव, उसमें ये दिया हुआ था। हमने इसे बदल दिया। हमने क्या करा? हमने इसे इधर ले आया, इसे इधर ले आया और इसे इधर ले आया। ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से ये हुआ बेटा, अब जरा एक बात समझो। यहाँ पे सल्फर की जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आ रही है? 6 आ रही है कि नहीं आ रही है? और जरा H2O8 टू निगेटिव में निकालना, तो कितनी हो जाएगी? 2x माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। तो यानी कि यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन आ रहा है वो आ रहा है 7। तो सल्फर बेटा +6 से +7 में जा रहा है। तो +6 से +7 में जा रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब ये वैल्यू तुम्हें किसकी दे रखी है? ये तुम्हें ई नॉट आर थोड़े ना दिया है, ये तुम्हें क्या दिया हुआ है? ये तो तुम्हें ई नॉट ओ दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर तुम्हें इसका ई नॉट आर चाहिए तो तुम क्या करोगे? जो वैल्यू दी है उसे माइनस कर दो, तो माइनस का 2.05 वोल्ट। अब एक बात बताओ बेटा, इसका ई नॉट आर तो सबसे ज्यादा कम हो गया। तो अगर ई नॉट आर इसका सबसे ज्यादा कम है, देखो ई नॉट आर जिसका ज्यादा होगा वही तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी अच्छी होगी, बट इसका ई नॉट आर तो सबसे कम हो गया ना। सबसे ज्यादा किसका बताइए जरा? 1.23, यानी कि ये वाला आंसर सही होगा, ना कि ये वाला। तो सर लोग बात 1.4 है। समझ में आया हमने क्या कहा? सर क्यों भाई, 1.4 है। क्या करो बेटा? हैरी, सर गोल्ड का होगा सबसे, 1.4 है उसमें। अच्छा हाँ सॉरी, 1.4 है गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। ये वाला सी वाला नहीं होगा। वो तो चलो हमने देख नहीं पाया, इसलिए लिख दिया। अब बताओ, मेरी बात समझ में आई कि हमने बोला क्या? यार मतलब यस समझ सर। रहे हो? मतलब बेटा तुम्हें इधर भी चेक करना पड़ेगा कि तुम्हें रिडक्शन ही हो रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो, O2 जीरो से कहाँ जा रहा है? यहाँ देखो जीरो से माइनस में जा रहा है, 3 से जीरो में जा रहा है। तो ये सब रिडक्शन हो रहे हैं बेटा, ये सब के सब रिडक्शन हो रहे हैं। बस ये इकलौता एक ऐसा है जहां पे रिडक्शन हो ही नहीं रहा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो वैल्यू है वो भी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हुई ना। और तुम्हें वैल्यू किसकी लिखनी होती है? तुमने फॉर्मुला किसके लिए पढ़ा है? तुमने फॉर्मुला पढ़ा है रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। तो बेटा जो वैल्यू दी हुई है तुम उसे क्या करो? अपोजिट साइन लगा दो बस। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी दी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो इसे अगर तुम माइनस में करोगे तब तुम्हारी वैल्यू आएगी रिडक्शन पोटेंशियल की। हम तुम लोगों से उतने दिन से यही चीख चीख के कह रहे हैं कि जब बेटा क्वेश्चन करना तो उसे रीड आउट कम से कम 2 बार कायदे से करना। हमने जब क्वेश्चन लिखा था, हमने तभी तुम्हें बोल दिया था कि तुम्हारे 2019 में जो क्वेश्चन आया था ये नहीं है, 2019 में तो ये वाला आया था, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था, सी वाला। हमने उसे चेंज कर लिया, इंटरचेंज कर दिया। हमने देखा तुम लोग अप्रोच कर पाओगे कि नहीं, और तुम नहीं कर पाए क्योंकि तुमने दिमाग बढ़ाया ही नहीं। तुमने ये वैल्यू देखी, फॉर्मुला तुमने देखा, तुमने सोच लिया हमें फॉर्मुला तो बता ही दिया गया, अंदर तुरंत आंसर बता दो। यहीं पे तुमने गड़बड़ कर दिया बेटा। क्वेश्चन एक बार जब भी तुम्हारी आंखों के सामने आए उसे कम से कम 2 बार रीड आउट करो, उसे पढ़ो 2 बार। उसमें समझो ऐसा तो नहीं कहीं पे हो ऑक्सीडेशन का वैल्यू रिडक्शन की दे रखी है, हम वाला फॉर्मुला अप्लाई करके लगाएं जैसे अभी हो गया। ठीक है, तो ये गलती यहाँ कर लो जितनी करनी, पेपर मत करना।
हैरी बताओ समझ में आया क्या कह रहे हैं? यस सर। चलो ठीक है, बाकी बच्चों ने तो आंसर दिया ही नहीं था। और किसने दिया था? एक हेमंत ने दिया था। हेमंत बेटा क्लियर है, बताओ। यस सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट करा करो, ठीक है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जिन बच्चों ने आज का सेशन लिया है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जैसे कि अब कल पेपर है तो क्यों ही ले, हम होते शायद हम भी ना लेते, हम क्यों मतलब उसके लिए गलत बोले बच्चे के लिए। बट द पॉइंट इज कि तुम्हें कुछ तो नया सीखने को मिल ही गया। कुछ तो ये है कि हाँ भाई एक ये नया पॉइंट पता चल गया। तो भले ही रिकॉर्डिंग देख लिया करो, आवाज तेज बढ़ा के, मतलब स्पीड बढ़ा के, बट देख लिया करो, ठीक है। 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है ये? अच्छा, ये कैल्शियम दिया हुआ है, ठीक है, सी है, कैल्शियम सॉलिड। तीसरी रिएक्शन बेटा कि Mg2+ जो है वो भैया 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Mg सॉलिड में। और एक और है तुम्हारे पास निकल 2+ जो है वो बेटा तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है किसमें? निकल सॉलिड, ठीक है। इनके लिए तुम्हें E0R की वैल्यू दे रखी है। E0R या हम नहीं बताएंगे, तुम खुद ही देखो क्या दे रखा है। माइनस का 0.76 वोल्ट। यहाँ पे E0 तुम्हें दे रखा है बेटा माइनस का 2.87 वोल्ट। यहाँ पे तुम्हें E0 कितना दे रखा है? माइनस का 2.36 वोल्ट। और यहाँ पे तुम्हें E0 कितना दे रखा है? माइनस का 0.25। तुमसे पूछा क्या क्वेश्चन में? तुमसे कह रहा है बदल दिया है, बस आसान है। द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द मेटल, the reducing nature of the metals increases in the order. The reducing nature of the metal increases in the order, ठीक है। और भैया ये क्वेश्चन 2019 में 10 जनवरी को जो हुआ है उसमें पूछा गया, 10 जैन को फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। ऑप्शन लिखने की जरूरत है नहीं, तुम्हें बता दो। चलो लिख ही दे रहे हैं, तब तक तुम लोग सॉल्व करो, बताते हैं। और लोग भी आंसर दो बेटा, एक ही दो बच्चे आंसर देते रहते हैं। ट्राई करो, अगर तुम्हारा गलत भी हो रहा है तो क्या दिक्कत है, मेरे सामने तो हो रहा है, एटलीस्ट पेपर में तो सही हो, ठीक है। इस उसमें मत कभी रहा करो कि अरे हम बताएंगे गलत हो जाएगा तो सब सुन लेंगे, अरे तो सुन ले। यहाँ जो सब पढ़ रहे हैं वो भी तुम्हारे एग्जाम जो तुम दे रहे हो उसी की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें भी नहीं आ रहा है तभी पढ़ रहे हैं, उन्हें अगर सब कुछ आता ही होता क्यों पढ़ते हैं? कभी भी इसलिए मत चुप बैठा करो कि यार बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती होने के लिए ना वही चीज है, पहले उस लेवल पे पहुंचो तो। बताओ भाई। रिड्यूसिंग नेचर पूछ रहा है, ठीक है। आने लग गए बच्चों के आंसर। एरिक आ चुका आंसर। और बताओ बेटा। हेमंत और एरी का आंसर आ गया। और लोग बताओ, दोनों का आंसर सही है। अक्षिका, ठीक है, तीनों का आंसर सही है। सिंपल है, अब तो पता ही चल गया तुम लोगों को। देखो बेटा, जिसका E0R बार बार लिखा करो फॉर्मूला, जितनी बार लिखोगे उतनी ही बार तुम्हें उतनी जल्दी याद हो जाएगा। E0R इसका ज्यादा है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? ज्यादा होता है। और रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? कम होता है। अब हमसे पूछा है रिड्यूसिंग पावर, अब हमें इसे टारगेट करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि रिड्यूसिंग पावर बताओ, इंक्रीज सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर उसका होगा जिसका E0R जो है वो सबसे कम होगा। यही तो बात हुई। तो सबसे कम का मतलब क्या है? सबसे बड़ी डिजिट देख लो, सबसे बड़ी डिजिट कौन सा? क्योंकि सारी माइनस में तो ये वाली, क्योंकि माइनस में जो डिजिट सबसे बड़ी होगी वो सबसे कम हुई एक्चुअल में। तो इस वाली वैल्यू को आप क्या करो? कंसीडर कर लो। ये वैल्यू क्या है? सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी अगर E0R है तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो Ca2+ का कहाँ पे सबसे ज्यादा देख लो। सी ए का दो जगह है, एक तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ना तो ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है। इससे छोटी कौन सी है? यहाँ पे है -2। इसका देख लो एम जी वाला कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। दिस इज द राइट आंसर।
ये तीनों बच्चों ने ये वाला दिया आंसर, बी वाला। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, गिवन ई नॉट Cl2 से Cl नेगेटिव, इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1.36 वोल्ट, और ई नॉट Cr3 प्लस से Cr3 प्लस से Cr, ये तुम्हें कितना देखा, माइनस का 0.74 वोल्ट, Cr2O7 2 नेगेटिव, और Cr3 प्लस कितना आ जाएगा 1.33 वोल्ट। ई नॉट MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस 1.51 वोल्ट, ठीक है। Among the following the strongest reducing agent, एक ही जैसे हैं, फटाफट कर दो, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है शायद तुम लोग गलत दो। एरी का आंसर आगे वालों बताओ। हेमंत, ठीक है, और बताओ। और आई थिंक कोई देगा नहीं, टाइम बर्बाद करने का मतलब भी नहीं, हम ही एक्सप्लेन कर देते हैं ना। यार देखो, दो बच्चों ने आंसर दिया, दोनों अलग अलग दिया। एरी का कहना है कि आंसर ए होगा, हेमंत का कहना है कि आंसर सी होगा। अब तुम लोग क्या करो, एक पोल कर लो, और बाकी बचे हुए जितने बच्चे हैं वो बता दें कि ए होगा कि सी होगा। सिर्फ ए और सी में है, ठीक है। मैंने पोल जनरेट कर दिया, तुम लोग खाली इतना बता दो कि कौन सही बोल रहा है, एरी की हेमंत, ए होगा कि सी होगा। तीन ही बच्चों ने आंसर दिया, सब लोग दो यार। देखो पोल में तो हम पता नहीं कर नहीं लेंगे किसने क्या आंसर दिया, तो बताई तो सब लोग। हाँ ठीक है, अभी 5 ही बच्चों ने दिया, 4 बच्चे कहाँ हैं, सब लोग दो भाई। ठीक है, 6 बच्चे हो गए। ठीक है, दो तो यही लोग हो गए, एक बच्चा कोई आंसर नहीं दे रहा ना, उसने दे दिया। ठीक है, तो यार देखो, 7 में से 4 बच्चे बोल रहे हैं कि ए होगा, आउट ऑफ 7 4 बच्चे बोल रहे हैं कि ए होगा, और 2 बच्चे बोल रहे हैं कि सी होगा। तो थॉट अलग अलग क्यों है, क्योंकि तुमसे देखो यार पूछा क्या गया, कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे भाई अभी हमने बताया, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, उसी को तो तुम रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे। रिड्यूसिंग एजेंट तुम इसे बोलेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cr3 प्लस से तो Cr0 में जा रहा है, ये तो खुद का क्या कर रहा है, तो रिडक्शन कर रहा है। अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा मेरे भाई, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुमसे पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट में यहाँ पे देखो Cr का निकाल के देख लेना एक बार कितना आ रहा है। तो जहां पे मतलब जो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो है 3 प्लस से 0 में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, Cr3 प्लस तो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर Cr0 से 3 प्लस में जा रहा, मतलब इसे रिवर्स कर दो तुम, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में तुम्हारा पास Cr0 से 3 प्लस में जाएगा, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो जब ये खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तब तुम इसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे। तो इसका मतलब जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका बिल्कुल सही। आई थिंक तुम लोगों ने यही कॉन्सेप्ट लगाया भी होगा।
जैसे तुम लोगों को लग रहा होगा सिमिलर क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया या सर, मतलब जो भी है, ठीक है, बट देख लो हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज निकल के आ रही है। यहाँ पे अलग, तो बस यही एक बेकार से था, इसमें अलग चीज थी, है ना, और ये अलग था, है ना, तो सारे अलग अलग क्वेश्चन है, सेम कुछ भी नहीं। और अब तुम क्या करो, एक क्वेश्चन का आंसर और दो, फिर तुम मैथ पढ़ो, ठीक है, फिर तुमसे मिलेंगे हम मंडे को। कह रहा है बेस्ड ऑन द डेटा गिवन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी, मतलब तुम्हें क्या बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी। जो तेरा मेन में है, करो भाई जल्दी से, आंसर अलग गए बच्चों के, ठीक है, अरे ठीक है आंसर। अक्षिका का भी आंसर आ गया। अक्षिका बेटा इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? यस सर। ठीक है, और लोग बताओ, हेमंत बताओ बेटा क्या आंसर होगा? मतलब यार काइंड ऑफ सही बताया बच्चों ने, ठीक है, डी होगा, सीधी सी बात है। तुमसे कह रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हुआ? देखो फिर से वही लिख लो फॉर्मूला, कि जिसका ई नॉट आर सबसे ज्यादा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होगा सबसे ज्यादा, सीधी सी बात है। ई नॉट आर सबसे ज्यादा किसका है, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। ये तो आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। तो मंडे को क्लास आई थिंक होगी, मंडे को किसी का पेपर है क्या? क्यों? यस सर। मंडे 25 है ना, मंडे को, मंडे से तुम्हारे स्टार्ट ही हो रहे हैं, तो तुम में से मंडे का भी होगा बहुत सारा। तो अगर मंडे को क्लास होगी, ठीक है, तो एक हम लोग देखते हैं इसमें से अगर कुछ करेंगे तो बढ़िया क्वेश्चन मतलब कर लेंगे, अदरवाइज विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे से एकदम फोड़ के आना, ठीक है, मतलब घबराना बिल्कुल भी मत। ये देखो तुम्हें यही क्वेश्चन जो तुम कर रहे हो इसी टाइप क्वेश्चन पड़े मिलेंगे वहां, जिन पे बस ये है कि भैया जी आईआईटी में आए हुए हैं, अगर तुम उनका दिमाग थोड़ा सा यूज करोगे, काम रहोगे, मेन है काम रहना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, एकदम हॉड़ फॉड़ नहीं, क्या टाइम निकला जा रही हो। दूसरी बात, अगर तुम्हें एक क्वेश्चन पे ज्यादा ये तुम्हें पता ही है ना, अगर तुम्हें ज्यादा टाइम लगे तो बेटा उसे मत अटेम्प्ट करना, ठीक है, एक क्वेश्चन के चक्कर में तो हमने 4-5 क्वेश्चन छोड़ दो, और सबसे पहले वही करना जहां पे तुम्हें लगे, और इस बार यार मैथ की कोशिश करना कि भैया मैथ में थोड़ा कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करो, मतलब वो डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर कैसा आ रहा है, बट आई थिंक तुम लोगों ने इतने दिन में, एक महीना तुम्हें मिला, शायद एक महीना तो नहीं, 20 दिन मान लो, 20 दिन मिले, 20 दिन में तुम प्रैक्टिस की होगी, है ना, तो थोड़ा सा उसे इम्प्रूव करो, कि कोशिश करना इस बार तुम्हारे मैथ के क्वेश्चन ज्यादा सही हो, क्योंकि मैथ में तुम लोगों का नहीं अच्छा हुआ है, तुम लोग बता भी रहे थे, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री में जहाँ पे गलती हुई है उसे सुधारो, देखो कहाँ पे कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे, कितने कम किए हैं, सिली मिस्टेक कर दे तो तुम लोग यार, तो अब तुम सिली मिस्टेक करने वाले बच्चे नहीं हो, उससे थोड़ा सा काम रह के आराम से पेपर देना, ठीक है। बाकी अगर क्लास हुई तो मंडे को मिलते हैं, अदरवाइज हम लोग तुम्हारे एग्जाम के बाद मिलेंगे, ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, और तुम लोग अब क्लास अपनी लो मैथ वाले, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड लक टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू।